नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है राजा महाराजा की जंग। उपचुनाव सामने हैं और अब दोनों ही तरफ से, चाहे हम बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें महाराजा के नाम से जाना जाता है, या राजा साहब यानी दिग्विजय सिंह, दोनों एक दूसरे को लेकर खूब बोल रहे हैं। मौका जहां भी मिल जाए। कल भी हमने देखा कि जब हाटपिपलिया पहुंचे सिंधिया तो जमकर बरसे। उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह की बारी आई तो उन्होंने कहा कि नए जो युवा है इनके पास सब्र नहीं है। लेकिन सवाल उस पर भी उठ गए कि यदि इनके पास सब्र नहीं है तो फिर जयवर्धन सिंह को पहली बार क्यों कैबिनेट बना दिया। इस तरह के तमाम चर्चाएं चल रही है। सिंधिया की ललकार है और दिग्विजय सिंह का पलटवार है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह ने एक तरह से कहा जाए तो अपने अपने गढ़ में अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर हमला बोला है। सिंधिया ने दुश्मन से हाथ मिलाया, ऐसा दिग्विजय सिंह का कहना है। और दूसरी तरफ सिंधिया को क्या क्या नहीं दिया। महाराज की जंग उपचुनाव से पहले सिंधिया के साथ नजर आ रही है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने सामने। ये तो रहेगा, लेकिन मुद्दा यह है कि राजा और महाराजा की जंग दिखाई दे रही है उपचुनाव में और दोनों एक दूसरे पर खूब बरस रहे हैं। जहां मौका मिलता, पहले यह होता था जब एक ही पार्टी में थे तो खुलकर कुछ नहीं कह पाते थे, लेकिन अब पार्टियां बदल चुकी है। दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि धोखा दिया गया और महाराजा ये कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया कि धोखा नहीं दिया, वो तो काम ही नहीं करते। और जब दोनों ने पार्टी को डुबा दिया, क्या कहा दोनों ने, जरा सुनिएगा। पूरी प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है कांग्रेस से, क्योंकि 15 महीनों में जो व्यापार और भ्रष्टाचार की सरकार इन्होंने चलाई, जब ये सत्ता में थे 15 महीने, तब पूरा भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी वल्लभ भवन से। और मैंने कहा जब पिछले बार मैं आया था भोपाल कि 90 दिन में चुपचाप रहा, क्योंकि पूरे विश्व में और प्रदेश में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था। और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं। चलिए, तो ये तो महाराजा थे जो सीधे तौर पर निशाना साध रहे थे दिग्विजय सिंह का। अब जरा सुनिए राजा यानी दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। तो प्रदेश में दिखाई दे रहा है जंग। जिन नौजवानों को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वैसे ही उनका सम्मान रहा, उन्हें भी सांसद बनाया गया, केंद्र मंत्रिमंडल में लिया गया, पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सौंपी गई और उन्होंने उसी पार्टी में शामिल होना ठीक समझा जिस पार्टी ने उन्हें हराया। वही हालत सचिन पायलट जी की है। अभी उनकी उम्र ही क्या है, 37-38 साल के हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो। कितने ऐसे लोग हैं जो कि इतनी जल्दी तेजी से राजनीतिक पायदान पर आप ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया, ये कांग्रेस पार्टी की अनुशासन और जो नीतियां हैं उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। मुझे इस बात का दुख है। इन नौजवानों को सब्र नहीं है। राजनीति में सब्र होना चाहिए और सब्र होने से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। चलिए, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सब्र कहां तक दिखाएंगे युवा। चाहे हम सचिन पायलट की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें। और ये सच है कि जब नया युवा चेहरा होता है तो उसके खून का उबाल कुछ तेज होता है और जल्दी निर्णय भी लेता है। ये बात भी सच है। लेकिन उपचुनाव से पहले इस तरह की जंग, इस तरह के बयान ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ दिखने वाला। मेरे साथ केडी शर्मा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। केडी शर्मा साहब, आपका स्वागत है। लेकिन क्या कहेंगे, जिस तरह का ये बयानबाजी अब दिखाई दे रही है, उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। कल हमने देखा कि महाराजा अपनी जगह है, लेकिन महाराजा और महाराज शिवराज भी एक मंच पर नजर आए। जमकर बरसे सिंधिया दिग्विजय सिंह पर और दिग्विजय सिंह भी ये कह रहे हैं कि सब्र नहीं है। क्या कहेंगे, क्या ये जंग बहुत आगे जाने वाली है उपचुनाव में? देखिए, उपचुनाव का तो आधार यही बनेगी। वजह क्या है कि महाराजा और राजा, मुख्य झगड़ा तो यही था। कमलनाथ तो बीच में पिस गए, अब देखें एक तरह से, क्योंकि महत्वाकांक्षा की लड़ाई सबकी दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं। दरअसल राजनीति में वो शब्द देखने में नहीं है।
माना ये जाता है कि जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि जो मिल रहा है उसे ले लो, जो आगे है उस पर दबाव बनाए रहो, और उसी महत्वाकांक्षी परिणाम था कि सरकार में जो स्थितियां बनी, दिग्विजय सिंह जी का ज्यादा हस्तक्षेप, खुद उन्होंने अपने लिए राज्यसभा, यहाँ तक दिग्विजय सिंह जी पे आरोप लगता है कि उन्होंने अपनी सीट पक्की राज्यसभा की करने के लिए मतलब पार्टी में विघटन करा दिया। तो कहीं ना कहीं तो कुछ इसके पीछे, ऐसा तो नहीं है कि सिंधिया अकेले दोषी हैं उसके लिए जी। सिंधिया जी की महत्वाकांक्षाएं ठीक है, तो वो महत्वाकांक्षा राजा साहब अपने बेटे को तो सिखा देते, वो भी तो सीधे कैबिनेट मंत्री बने। पहले कुछ परंपरा थी, दिग्विजय जी खुद ही राज्य मंत्री रहे हैं सरकार में अर्जुन सिंह जी के टाइम में जी। वहां से उन्होंने शुरुआत करी, मगर यहाँ तो मंत्री मतलब विधायक बनते ही मंत्री पद से मंत्री में भी कैबिनेट चाहिए जी। तो ये तो सबकी कहानी है। इसमें दिग्विजय सिंह जी को उपदेश देने के लिए पहले ये सोचना चाहिए कि वो तो 70 से ऊपर हो गए, जिससे भाजपा रिटायर भी करने लगी है, और राजनीति में प्रश्न उठने लगे हैं कि भाई युवाओं को कब मौका मिलेगा। मगर उन्हें तो 70 से प्लस होने के बावजूद भी राज्यसभा अभी भी चाहिए, जबकि उन्हें क्या नहीं पाया जो सिंधिया का गिना रहे हैं, तो खुद भी तो मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं जी। तो ये माना जाए कि आगे ये और तेज दिखाई देगी उपचुनाव में, ये जंग तो बढ़नी है, क्योंकि उसका आधार मैंने बताया बनेगा, क्योंकि राजा और महाराजा क्षेत्र जो है मुख्य दोनों का ही कर्म स्थली है, महाराजा की स्थली है, और वहाँ भाई चुनौती दिग्विजय सिंह जी को ज्यादा मिली है। दिग्विजय सिंह जी का ही क्षेत्र है और उनकी वजह से पीड़ित हुए हैं, ये नए बने हैं। इस स्थिति में दिग्विजय सिंह जी को उस क्षेत्र में जाके अपना झंडा गाड़ने के लिए महाराजा पे ही हमले करने पड़ेंगे, तभी उनकी वो अपनी बना पाएंगे। अभी तो बहुत बड़ा डैमेज जो कांग्रेस को हुआ है उसमें दिग्विजय सिंह जी के समर्थक भी बहुत मैंने नुकसान में रहे हैं। और एक तरह से वो क्षेत्र देखा जाए तो चंबल ग्वालियर जो कहलाता है वो सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है, तो कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर उसकी भरपाई करना है, सरकार में दोबारा आना है, तो इस क्षेत्र में मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए रोज रोज हमले तो एक दूसरे पे होते ही रहेंगे जी। चलिए सर, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त दो मेहमान और जुड़ रहे हैं, योगेश यादव हैं और उमेश शर्मा, दोनों प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। उमेश शर्मा जी है और योगेश यादव जी कांग्रेस से है। योगेश जी क्या कहेंगे, जमकर बरस रहे इस समय महाराज, और ये कह रहे हैं कि क्या किया, दोनों ने डुबा दिया कांग्रेस को। देखिए, महाराज को अब कांग्रेस की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। उनको तो अपने भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर विरोध शुरू हो गया उसकी परवाह करना चाहिए। अब आप देखिए, जब से ये एपिसोड हुआ है और 22 यहाँ से गए कांग्रेस से, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक स्थिति का आकलन करें, किस तरीके से वहां पर अंतरकलह मच गई है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, चाहे हाट पिपलिया हो, चाहे जो भी क्षेत्र इनके हो, बदनावर से लेकर गुना के क्षेत्र, सभी जगह अंतरकलह चल रही है। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि वास्तव में आज जितना दिया गया था, चाहे सिंधिया जी को हो या सचिन पायलट जी को, अपनी उम्र से ज्यादा मिला है और पार्टी ने उनको मान दिया है। आप जो धैर्यता और गंभीरता राजनीति में रखना चाहिए या अपने जीवन में रखना चाहिए, उसका खास मूल्य होता है। पद तो आते जाते रहते हैं और ये सफलताएं और असफलताएं तो जारी रहती हैं। पद महत्वपूर्ण नहीं होता, आप किस विचारधारा से, किस धारणा से और कैसा आप अपना जीवन जी रहे हैं। आज मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहता हूँ, पहली बार मुझे अपने आप पर गर्व होता है। 53 साल पहले मेरी एज मात्र 62 वर्ष है, लेकिन 53 वर्ष पहले मैंने बेलजोड़ी के लिए भाषण दिया था, और वो बेलजोड़ी का भाषण आज मेरी एक विचारधारा है। तो एक विचारधारा में जीना भी बहुत कीमती होता है। पद तो आते जाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी इस देश की, लेकिन योगेश यादव जी, सब लोग आपके जैसे थोड़ी, आपने इतना धैर्य रख लिया, लेकिन धैर्य की पराकाष्ठा है कि यहाँ पहुंच गए। पार्टी ठीक है, आपको सब कुछ मिला जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो सभी दुनिया के लोग जानते हैं कि योगेश यादव के साथ भी क्या हुआ है। मनोज जी, बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों कांग्रेस के प्रतिबद्ध लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधाराओं को परिवर्तित नहीं किया। सभी महत्वाकांक्षा के अंतर्गत जाए कि कल मुझे सीएम बनना है और कल ही मुझे प्राप्त करना है। अब आप सिंधिया जी को भी देख लें, पार्टी ने बहुत ज्यादा दिया। इधर आप देख लीजिएगा, इधर सचिन पायलट जी को भी कम उम्र में बहुत सारी चीजें मिली। इसके बाद आपके पास एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी की विचारधारा है जिसकी मान्यता संपूर्ण विश्व में है कि भारत की जो भारत का एक नेचर है, भारत माता का नेचर है, धर्मनिरपेक्षता का, सभी को साथ लेकर चलना, वही कांग्रेस की विचारधारा। तो आपको तो इस बात को लेकर गौरवान्वित होना उमेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े, मैं जवाब ले लेता हूं। उमेश शर्मा जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सब्र नहीं है युवाओं में,
और ये भी देखा हमने कि युवा का सब्र तो कमलनाथ सरकार में भी देखने को मिला था। उमेश शर्मा जी, उमेश जी सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से उनसे जुड़ने की वो करेंगे। केडी शर्मा साहब जुड़े जी। केडी शर्मा जी, आप सुन रहे होंगे योगेश यादव को, वो ये कह रहे हैं कि मेरी उम्र भी 62 साल हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग। चलिए मैं आपसे जवाब लेता हूं, उसके पहले सुनते हैं कि दोनों ने फिर से एक बार टाइगर को लेकर क्या कहा, जरा सुन लीजिए दोनों नेताओं। प्रदेश की जनता के सामने तथ्य हैं कि 15 महीनों में किस तरीके से इन्होंने प्रदेश का भंडार लूटा है और स्वतः को पूर्ण रूप से सारा अपने आप ले लिया है। वादा खिलाफी का इतिहास देखा है। समय आएगा तो मैं सब कुछ बताऊंगा, पर मैं केवल इन दोनों को यही कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। एक जुमला बन चुका है। शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं टाइगर जिंदा है, ये भी कहते हैं टाइगर जिंदा है। इंदिरा जी तो चाहती थी कि टाइगर जिंदे रहे, इसीलिए तो वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाई, शिकार पर प्रतिबंध है। लेकिन ये क्यों भूलना चाहिए, जब एक जंगल में 2 शेर आ जाते हैं तो उसमें एक ही रह पाता है, 2 नहीं रह पाते। टेरिटोरियल फाइट्स होते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि टेरिटोरियल फाइट्स होती है, लेकिन यहां तो सीधी फाइट है दिग्विजय सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में। लंबे अरसे से चल रही थी ये फाइट, लेकिन अब दिखाई देने लगी है। अभी तक दबी छुपी होती थी क्योंकि दोनों कांग्रेस में थे, लेकिन अब दिखाई दे रही है। जी केडी शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। मेरा सवाल जी वही है कि अभी तक ये फाइट जो थी साथ साथ रह के थी, अब आमने सामने की है, अब की जरा ज्यादा खतरनाक है। और इस उपचुनाव में क्योंकि अस्मिता और स्वाभिमान जैसे सवाल उठ खड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में तो बहुत ज्यादा ये संघर्ष जाना है। मगर मैं योगेश यादव जी से सहमत हूँ। योगेश जी में वाकई धैर्य है, बहुत लंबे समय से उन्होंने सेवा की है संगठन की। मगर उनके साथ एक कारण है, देखिए आप कई उदाहरण है, जैसे दिग्विजय सिंह जी हैं, अगर उनके बेटे हैं तो आगे बढ़ने में उन्हें दिक्कत नहीं जाती है। जो अपनी पृष्ठभूमि राजनीतिक लेके आए हैं या जिनके पिता या परिवार से कोई प्रभावशाली रहा है, तो वो उनको आगे बढ़ने में सुविधा हो जाती है, उन्हें जमीन पर उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। मगर योगेश यादव जी को ये याद रखना चाहिए कि उनके जैसे कितने कार्यकर्ता हैं जिनको ऐसे अवसर नहीं मिले। उनके संघर्ष ज्यादा हो सकते हैं, समर्पण ज्यादा हो सकता है, निष्ठा ज्यादा हो सकती है, मगर उसके बदले में उनको जो संगठन दे रहा है, पार्टी दे रही है, वो क्या है, उसका भी मूल्यांकन तो पार्टी को तो करना चाहिए ना। ये लोग अगर नहीं भी कर रहे हैं, समर्पण से काम कर रहे हैं, तो संगठन क्या तय कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि भाई नेताओं के पुत्रों को आगे बढ़ा दिया जाए। आज पार्टी नुकसान किस लिए उठा रही है? कांग्रेस का बड़ा नुकसान का बड़ा कारण ये है। जी योगेश यादव जी, ये बात बिल्कुल सच है कि आपने कहा मैं 62 की उम्र में पहुंच गया हूं और मैं आपकी सहजता, आपकी सौम्यता सबको समझता हूं और पार्टी के प्रति समर्पित है। लेकिन अब दौर बदल रहा है, जैसा दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि सब्र का समय नहीं है। आप देखिए कि जब आपके यहां भी कैबिनेट का विस्तार हुआ तो एक एक परिवार से 2-2 युवा दिखाई दे गए। प्रियव्रत सिंह है या फिर जयवर्धन सिंह की बात करें, और भी युवा थे और भी नेता थे आप जैसे, उनको जगह नहीं मिली। इसीलिए आज देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति यह है कि 22 लोग छोड़कर चले गए और उनको यहां जगह मिल गई। देखिए, मैं कांग्रेस के यदि इतिहास की बात करूं तो जिन लोगों ने कांग्रेस के आजादी के आंदोलन में योगदान दिया, तो उनकी कोई पद की महत्वाकांक्षा न हुआ करती। योगेश जी आप बने रहिएगा, मैं एक प्रतिक्रिया पहले उमेश शर्मा जी से ले लूं। उमेश जी, आप सुन रहे होंगे पहले योगेश जी को। सवाल यही है कि दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि युवाओं में सब्र नहीं है। उन्होंने जिक्र किया ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उन्होंने जिक्र किया सचिन पायलट का। नहीं, कठिनाई ये है मनोज जी के जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है वो समय की इस आवश्यकता को महसूस नहीं कर पा रहा है। इस समय जो है ये पूरा देश एक अलग प्रकार के राजनीतिक धारा में प्रवेश कर चुका है और इस देश की जो राजनीतिक धारा है वो युवा केंद्रित हो गई है। ऊर्जावान नेतृत्व हो, क्षमतावान नेतृत्व हो, युवाओं को प्रतिनिधित्व मिले। अनुभवजन्य नेताओं का भी स्थान है, अनुभवजन्य नेताओं का, वयोवृद्ध नेताओं का, जो वरिष्ठ है उनका भी स्थान है। पर मुझे लग रहा है कि समानुपातिक ढंग से सारा वितरण होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी में इस बात का अभाव है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो अग्रपंक्ति के 5-7 बड़े नेता हैं, उनके अंदर ऐसे नेतागण हैं, मोतीलाल जी वोरा हैं, अहमद पटेल जी हैं, एक एंटोनी जी हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी समय की इस नब्ज को पहचान नहीं पा रही है
और जितने ऊर्जावान नेतृत्व करता है, जिनका चेहरे में आकर्षण है, जो जनता के बीच अपील कर सकते हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो या अभी सचिन पायलट हो, ऐसे सारे नेताओं को हाशिए पे डाला जा रहा है। और ये पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। जो भी क्षमतावान आता है उसको हाशिए पे डालने का हमने माधवराव सिंधिया जी के समय से ये देखा हुआ है, हमने जितेंद्र प्रसाद जी को देखा है। मतलब हमें लगता है कि राजेश पायलट जी के समय से ऐसा होता रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी में चमकदार चेहरे आते हैं, जिनकी खनक देश को अच्छी लगती है सुनना, ऐसे नेतृत्व को डरा हुआ गांधी परिवार दरकिनार कर देता है, उनको साइट्रेट किया जाता है। और बुरी मुद्रा हमेशा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करती है, यह सिद्धांत कांग्रेस में शब्दशः लागू होता है। और इस समय मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर अभी भी अपने आप को चैतन्य नहीं करा तो ये एक बहुत बड़ा घातक परिणाम कांग्रेस योगेश यादव जी, बात तो सही है। आप देखिए कि किसी नौकरी में जब हम जाते तो 60 साल की उम्र होती है, उसके बाद ऐसा कहते कि आपका रिटायरमेंट हो गया। लेकिन राजनीति में जो नाम ले रहे थे उमेश शर्मा जी, यदि उन नामों को हम देखें, भारतीय जनता पार्टी ने तो देखा और फिर उस पर सवाल खड़े हुए कि मार्गदर्शक मंडल में रख दिया, उन लोग का कोई अनुभव का लाभ नहीं लिया जा रहा। लेकिन कब तक लाभ लेंगे ये भी तो देखना पड़ेगा ना, एक नए युवाओं को मौका तो देना पड़ेगा। योगेश जी, योगेश यादव जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल सुना आपने? जी, सुन लिया मैंने आपका सवाल। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी, जवाब दीजिए। हाँ, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस में लाभ हानि के आकलन या पद दोलुकता ही मात्र उद्देश्य नहीं होता है। कांग्रेस एक आंदोलन है, इस देश को 70 साल तक चलाया, सदृढ़ स्थिति में लाए हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को कायम किया है। और जहां तक दोनों सचिन पायलट जी या सिंधिया जी की बात है, दोनों को कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा सम्मान दिया। स्वयं सोनिया जी ने अपने पुत्र के समान उनको वात्सल्य प्रदान किया और उनको मान सम्मान सभी मिला है। और यदि आप सिर्फ महत्वाकांक्षा के आधार पर, सिर्फ एक पद की लोलुपता के कारण पद प्राप्त करने के लिए आप पार्टी बदलते हैं, तो ये आपका एक नैतिक चरित्र नहीं है। पब्लिक कहीं ना कहीं से इन बातों को नोटिस में है पब्लिक के, और ये मानती है। एक चलती हुई पार्टी, एक चलती हुई सरकार को ध्वस्त करके आप अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं से अपराधी जरूर सिद्ध होंगे। और कहीं ना कहीं से आपके अंदर का जो नैतिक है, आपका अंतर आपको गवाह नहीं करेगा। और ये जो अंतर से जो आप अपनी अंदर की आत्मा को आप मारकर यदि कोई कार्य करते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है और ये अपराध की अनुभूति होना चाहिए। मैंने कहा, पुनः दोहरा रहा हूं, लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो अपना घर परिवार और वो करके एक जज्बा है। इसी को कहते हैं समाज सेवा और इसी को कहते हैं अपने आप को समर्पित करना। लेकिन सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए मुझे कल मुख्यमंत्री बनना है, मुझे ये बनना है, ये तो योगेश जी, दिग्विजय सिंह जी भी कर सकते थे, प्रियव्रत जी, जिनका हम जयवर्धन जी, इनको थोड़ा सा समाज सेवा का मौका दे देते, बाद में आ जाते बाकी सेवा करने। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल तक पार्टी के बाहर कोई पद को स्वीकार ना करके पार्टी की सेवा की है, उन्होंने संगठित किया है। और वो 120 विधानसभाओं में उन्होंने पद यात्रा करके उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने कोई ऐसी महत्वाकांक्षा के आधार पर नहीं किया। अच्छा, जहां तक वे सांसद बने तो डिजर्व करते हैं। आज अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो डिजर्व करते हैं। लाखों करोड़ों प्रशंसक उनके पीछे चलते हैं। तो ये एक स्वाभाविक स्थिति है, इसमें कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं आती। उन्होंने 10 साल तक 2003 से 2013 तक किसी पद को स्वीकार नहीं किया था। ऐसी मनोभावना सचिन पायलट जी को भी और सिंधिया जी को भी रखना था। बहुत उम्र केडी शर्मा साहब, अब योगेश जी को भी सुन रहे हैं और उमेश शर्मा जी को भी आपने सुना। सवाल यही है कि सियासत में बात करना और मन की भावना को मन में रखना, ये भी खूब देखा जा रहा है आजकल, चाहे बात बीजेपी के अंदर हो या कांग्रेस के अंदर। लेकिन जो योगेश जी कह रहे हैं उस बात में कितना दम? ये बात सही है, मगर यानी आज धैर्य तो कम हुआ है। और ये यानी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में भी कई लोग ऐसा महसूस करते हैं। आपने देखा कि जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी तो भाजपा के कुछ विधायकों में लगातार बेचैनी थी। सत्ता का अपना एक जो आकर्षण रहता है ना, तो वो तो प्रभावित करता है। तो पावर के लिए तो राजनीति में अब समाज सेवा के लिए आने वाले जैसे लोग कम ही बचे हैं। अगर लोग कहें, अब ये एक व्यवसाय में बदल चुकी है राजनीति भी, अब यहाँ समाज सेवा को वो स्थान बचा नहीं है। और इसका उदाहरण मतलब अपन तर्क कितने ही कर लें उसके लिए, मगर जो हो रहा है, जो व्यवहारिक अपन आचरण लोगों का देख रहे हैं, उसमें ये आदर्श की बातें उतनी सटीक बैठती नहीं है कि अपन कहें कि साहब वो तो सेवा और धैर्य। भाई ठीक है, दिग्विजय सिंह जी ने किया और पाया,
लेकिन जयवर्धन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी की वजह से पा रहे हैं, इसको तो कोई नहीं नकार सकता है ना। सिंधिया जी का भी अपन ये बात कह सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं मतभेद इस स्तर पे पहुंचे कि एक ऐसे व्यक्ति ने कांग्रेस नहीं छोड़ पाया, उसने छोड़ी कांग्रेस। परिस्थितियां भी तो उसके लिए कारण होती है, तो एक पक्षीय तो नहीं हो सकती। उमेश शर्मा जी, ये तो आपके अंदर भी रहा, आपकी पार्टी में। अभी हमने देखा जब बहुत कुछ नियुक्तियां हुई तो उमेश शर्मा भी वो युवा एक नेता है जिसकी आवाज पर कई युवा आ जाते हैं, लेकिन आवाज को पार्टी ने नहीं सुना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कार्य पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य है और प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता है। कौन से कार्यकर्ता का उपयोग किस कार्य में किया जाना है या किस कार्य के लिए किस कार्यकर्ता को श्रेष्ठ माना जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने दृष्टिकोण से तय करती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में तो इस समय जो नवाचार चल रहा है वो स्तुत्य है और अन्य राजनीतिक दलों को भी इससे प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए। आप देखिए कि हमने एक मंडल अध्यक्ष की आयु सीमा तय कर दी, हमने जिला अध्यक्ष की आयु सीमा तय कर दी, हमने तो अपने प्रांत अध्यक्ष तक की भी सीमा तय कर दी है कि भाई इस आयु वर्ग के बाद संगठन के इन दायित्वों पर इस आयु सीमा से ऊपर का व्यक्ति नहीं होगा। तो इसका सीधा सीधा संकेत यह है कि भारतीय जनता पार्टी नए खून को, नए नेतृत्व को अवसर प्रदान करना चाहती है। हम भविष्य की भारतीय जनता पार्टी का भी निर्माण कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में अनुभवजन्य नेतृत्व की कमी ना रहे, इसलिए हम आज से उस पीठिका के अंदर, उस पाठशाला में नए नेतृत्व को निर्मित कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लग रहा है कि संगठनात्मक स्तर पर जिस कार्य योजना से काम करती है मनोज जी, वो तो स्तुत्य और अद्भुत है। आप देखिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 50 वर्ष की आयु सीमा के, आप कमोबेश हमारे जितने जिलाध्यक्ष हैं उनको देख लीजिए, कोई लगभग एक आध जिलाध्यक्ष छोड़ दीजिए, बाकी के लगभग सारे जिलाध्यक्ष हमारे 40 वर्ष की भीतर की आयु के। हमारे मंडल अध्यक्ष आप देखिए 18 से 25 योगेश जी, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए योगेश जी जल्दी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राहुल जी ने चाहते तो वो प्रधानमंत्री बहुत आसानी से बन सकते थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन राहुल जी ने गांव गांव को समझा, कार्यकर्ताओं को समझा और उन्होंने त्याग बलिदान किया। वो स्वयं एक युवा थे। तो ये तो अपने अंदर की मनोभावना पर निर्भर करता है। आज मैं गुना में मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मैं उपचुनाव में गुना में आकर यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो ये तो अपने आत्मा का वैभव स्वीकार करना चाहिए कि मुझे सिर्फ पद मिले ही तो मैं काम करूंगा। व्यक्ति काम कर सकता है, मुझे जो ड्यूटीज दी गई है उस ड्यूटीज का मैं परिपालन कर रहा हूँ। राहुल जी आज बिना पद के भी काम कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है लेकिन समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। प्रियंका जी कार्य कर रहे हैं, वो भी युवा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन समझ सकते हैं मजबूरियां सबकी हैं, युवाओं को मौका मिले ये सभी चाहते हैं और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जब रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती है तो कांग्रेस में रिटायरमेंट क्यों नहीं, बीजेपी में रिटायरमेंट क्यों नहीं। लेकिन बीजेपी उस तरफ धीरे धीरे कर आगे बढ़ी। जहां तक राहुल गांधी की बात करें तो वो अध्यक्ष भी बने और अध्यक्ष बनने के बाद क्यों उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा वो भी हम सब जान रहे हैं। लेकिन फिर भी बात यही है कि यदि इस तरह 70-75 साल के लोग काम करते रहेंगे तो फिर युवाओं को मौका मिलेगा कब। ये जंग जारी रहेगी, क्योंकि अभी उपचुनाव है और राजा और महाराजा क्या क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।